रूटीन पढ़ने के बाद अब हमारे सामने इसके रिवीजन किट के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है। बताना ये है कि भाई कौन सा एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस है और कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये तो आपने अभी यूं कर लेना है कि भाई जो रूटीन एक्सपेंस होते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंस इंकर्ड होते रहते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। और जो नॉन करंट एसेट की परचेज या नॉन रूटीन एक्सपेंस होते हैं, जो इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, जो एसेट की कैपेसिटी को इन्हांस कर देते हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। तो पहला वाला जो है वो क्या है? पहला वाला साइट की क्लियरेंस है। साइट काम करने से पहले ये एक ही दफा का खर्चा होता है, कंस्ट्रक्शन से पहले का क्लियरेंस का, तो ये कैपिटल एक्सपेंस है। दूसरा सर्वेयर। सर्वेयर एक बार होता है, बार बार होता है? बार बार रूटीन में होता रहता है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो सर्वे होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन से पहले सिर्फ एक ही बार होता है। आप देखो, कभी भी कोई बिल्डिंग बन रही हो तो इंजीनियर खड़े होते हैं, उनके हाथ में एक मशीन होती है और वो उसको देख रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। इंजीनियर्स जो सर्वे करते हैं कि साइट सही है नहीं है, ये वो एक बार करते हैं कि बार बार करते हैं? एक बार करते हैं। एक बार करते हैं, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। और जो लोग, ये हमने पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला मटेरियल, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली लेबर कैपिटल एक्सपेंस होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई वेस्टेज या आइडल टाइम ना हो। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला मटेरियल या लेबर हमेशा कैपिटल एक्सपेंस ही होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग में लग रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सैलरीज वगैरह होती हैं, ये तो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंस है, जो कि एसओसीआई में एडमिन कॉस्ट यानी एक्सपेंस आउट होना है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें उसने आपको घुमा फिरा के कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में पूछा। इसको हमने सॉल्व किया है। ये हमारी कैप्लन से क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फ्रॉम कैप्लन। सबसे पहली चीज पूछने वाले ने, याद रखना, हमें एक्सपीरियंस है इसका, कि जब भी पेपर में सवाल पढ़ेंगे तो पहले बोल्ड लाइन यानी रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज द चार्ज टू एसओसीआई यानी प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, रिमूवल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डीकमीशनिंग कॉस्ट एक ही चीज है। फ्यूचर में होने वाला खर्चा, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, यही डीकमीशनिंग था और ये कैपिटल एक्सपेंस होता था। एसएफपी नहीं पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा। तो याद करो, इससे रिलेटेड जो अनवाइंडिंग होती थी, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जो होता था, वो ही अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जो होता था वही एक फाइनेंस कॉस्ट होती थी, और फाइनेंस कॉस्ट ही इनकम स्टेटमेंट में आती है। तो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फाइनेंस कॉस्ट। एम आई राइट सर? ठीक है। कहता है experimenter opened a chemical reprocessing plant was due to be active for 5 साल when it would be decommissioned। 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। 5 साल बाद आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 4 मिलियन की, कंसिडरिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ 12%, जिसका डिस्काउंट फैक्टर है 0.567। तो अगर मैं आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये जो फ्यूचर कॉस्ट है यानी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है या डीकमीशनिंग कॉस्ट है, वो पूछूं तो कैसे निकालते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू? मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। कितनी है ये? 4 मिलियन है, हम 4 जीरो हाइड करके काम कर लेते हैं।
लेकिन यहाँ पे जीरो हाइड नहीं करना, हम पूरा लिखेंगे क्योंकि आंसर फुल डिजिट्स के ऊपर है। डिस्काउंट फैक्टर है 0.567। क्या आंसर आएगा बेटा? ये तो 2268 आएगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी परसेंटेज अभी सबर, लास्ट में। अभी सबर, यो मिनट सबर होगा। कितना आएगा? 68 2268 क्या? आगे कितने जीरो? 00 3। 30। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूँ ना। प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हमें पता है कि ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ये कब आई है? 1 जुलाई 2004। और ये कैपिटल एक्सपेंस है, एसेट की कॉस्ट में प्लस होगा। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल। अब हमें अनवाइंडिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग कब होती है? साल के एंड पे। एंड पे। ईयर एंड आएगा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगा। कैसे होगा? 2268,000 इंटू इंटरेस्ट रेट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आंसर है बेटा? ये 272168। बेहतरीन आ गया, सही आ गया ये। प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट आ गई। एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया। प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया ईयर एंड पे, और ये अनवाइंडिंग आ गई। क्या इसने सिर्फ आपसे यही पूछा है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज। क्या और कोई चार्ज होता है? डीकमीशनिंग की वजह से होने वाला चार्ज। तो मेरे भाई, ये डीकमीशनिंग एक कैपिटल एक्सपेंस है जो कि एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन को हिट करेगा, एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगा, तो इतनी अमाउंट से डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितना आएगा? 353600। नहीं, दोबारा करो बेटा, फोर दोबारा। कैलकुलेटर फोर श्री। फाइव सॉरी, फोर फोर फोर। फाइव 3600। आंसर तशरीफ ला चुका है, बी फॉर बकरी या बी फॉर बॉल। यहाँ पे बच्चे हमेशा फंस जाते हैं। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं और पेपर में ऐसा सवाल अब आजकल जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। वो 272160 टाइप करते हैं, बड़ा चौड़े में निकलते हैं, ओ मेरा तो सही हुआ है, पता चलता है गलत हो गया है। क्यों? डीकमीशनिंग कॉस्ट से रिलेटेड तमाम चीजें देखनी थी। अनवाइंडिंग एक चीज है, डीकमीशनिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट में हिट होना है। एसेट की कॉस्ट में हिट होना है तो उसके डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाना है, तो उसका डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाला भाई? तो ये इस तरह से छोटी छोटी गलतियां जो है वो पेपर में मरवा सकती हैं, इसलिए हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं कि हमें ये चीजें याद रहें। कोई सवाल? हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैप्लान। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कैप्लान का। इसमें रिवैल्यूएशन नाम से कोई चीज है और पूछ रहा है आपसे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो होगा 31 जून 2007 को। ठीक है, द एंटिटी परचेज सही प्रॉपर्टी, है। 6 मिलियन की खरीदी थी 1 जुलाई 2003 को। लैंड यानी जमीन उसके अंदर थी 1 मिलियन। यानी अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है कि देखो कॉस्ट है, कब है? 1 जुलाई 2003 को। जमीन है 1 मिलियन की यानी 1,000 की। बिल्डिंग शरीफ कितने की? 5 मिली। नहीं पता। टोटल पता है 6 मिलियन। टोटल छह अच्छा। मिलियन है। 1 मिलियन का क्या है? लैंड। तो 5 मिलियन की बिल्डिंग हुई ना। 3 जीरो हाइट पे हम काम करते हैं, ठीक है। चले। सही है। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 50 साल। हमें ये पता है लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, रेजिडुअल वैल्यू जीरो है। 2005 में यानी कितने साल बाद?
जुलाई 3 है तो जुलाई 3 से 1 साल होगा जून 2004 पे, और फिर होगा जून 2005। 2 साल बाद हैज अ रिवैल्यूएशन, और इसके 2 साल बाद आपसे पूछा है बेचा है तो क्या होगा। तो पहले रिवैल्यूएशन हो गई है ना, कैसे करूं मैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए लाइक वर्सेस लाइक चाहिए होता है। कैसे बताया था, कैसे सिखाया था सर। मार्केट वैल्यू आप लिखते थे, रिवैल्यूएशन 30 तारीख को हो रही है, साल के आखिरी दिन हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग सर। जी 30 जून 2005 को रिवैल्यूएशन हो रही है। कितने का हो गया? 7 मिलियन। 7 मिलियन का हो गया है। अच्छी बात है, ये हो गया है ना। बीच का चक्कर, बीच का चक्करबाजी क्या है, जब रिवैल्यूएशन ये है तो हमें कैरिंग अमाउंट कब की चाहिए होगी? 30 1 जून 30 जून 30 2005 जून सेम डेट की चाहिए होती है, लेकिन जो दी हुई है वो है 1 जुलाई 2003 की। तो कैसे सेटअप में लाओगे, क्या करोगे? डेप्रिशिएट करोगे। लैंड तो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। कैसे करेंगे डेप्रिशिएट बिल्डिंग को? तो सर 5,000 है, लाइफ है 50 साल, और कितने साल गुजरे हैं? 2 साल। 2 साल को कितना डेप्रिसिएशन हुआ? ये 200 होगा। 200, 30 हाइट पे हम काम कर रहे हैं। ये हो गया 4,800, और ये हो गया 5,800। 5,800 की चीज मेरे दोस्त 7,000 की हो जाए तो रिवैल्यूएशन में खुशी का सौदा है, दुख है? गेन हो चुका है। कितना? सही है। 1,200 का गेन हो चुका है। कोई तकलीफ? नहीं। बेहतरीन हो गया। अब ब्रेकअप्स भी हैं तो ब्रेकअप्स को भी पुट कर देते हैं। ये रहा और ये रहा, 12405760। तो जरा मुझे डिफरेंस बता सकेंगे आप? ये तो 24840 आ रहा है ना। और ये कितना हो जाएगा? ये 960। यहाँ तक रिवैल्यूएशन करी है मैंने, कोई प्रॉब्लम? नहीं सही है। बेची कब है मेरे दोस्त? 30 जून 2007। फिर से कैरिंग अमाउंट कब की चाहिए? 30 जून 2007 की कैरिंग ये अमाउंट चाहिए ना, क्या नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही आइए है। निकालते हैं। कैसे निकालूं? जस्ट डिडक्ट द डेप्रिसिएशन, राइट। लैंड पे तो होना ही जी है। बिल्डिंग पे कैसे करूं? रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं? रिवैल्यूड अमाउंट रिमेनिंग लाइफ। बाय रिमेनिंग लाइफ। एम आई राइट और रॉन्ग? जी मुझे बताओ, रिमेनिंग लाइफ दी हुई है सवाल में? कहीं नहीं दी हुई। नहीं फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे भाई? सर देखें, बड़ा आसान है। 50 साल इसकी लाइफ थी। कितनी लाइफ थी? 50 साल थी। 50 है। 2 साल गुजर गए तो कितनी साल बची है? 48। आफ्टर रिवैल्यूएशन जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, मैंने जब पढ़ाया था मैंने कहा था कि वो हमेशा रिमेनिंग लाइफ पे होता है। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जो क्वेश्चन से हमने सीखा था ये चीज, वहां पे रिमेनिंग लाइफ गिवन थी 40 years, तो उसको 40 को उठा लिया था। यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ गिवन नहीं है, टोटल लाइफ दी हुई है। 2003 में 50 साल थी, तो 2005 में 50 साल में 2 साल गुजर गए ना, तो रिवैल्यूएशन के बाद कितनी लाइफ बची? सर 48। 48।
48 तो डिवाइडेड बाय 48 विल गिव यू 1 ईयर डेप्रिसिएशन। मेरे दोस्त ये देख लो, 2005 पे खड़े हो, 2007 की कैरिंग अमाउंट निकालना चाहते हो, कितने साल का डेप्रिशिएट करना पड़ेगा? 2 साल। कितना आएगा? 240। 240। 240 को यहाँ जरा माइनस तो करवाओ, क्या आंसर आएगा? 5520। 5520। और अल्टीमेट आंसर टोटल ए कॉलम में 6760। कैरिंग अमाउंट इतनी है, डिस्पोजल प्रोसीड्स या सेल प्रोसीड, सेलिंग प्राइस इज 6800। 6760 का आइटम अगर 6800 में बिक जाए तो हाजा दुख और खुशी। गेन 40। 40 का गेन, 30 हाइड करके काम किया है, इसका मतलब 40 का मतलब हो गया 40,000। एम आई राइट सर और रॉन्ग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हो गया हमारे पास कैपलान का क्वेश्चन नंबर 3 खलास। इसमें कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछिए। नहीं, क्लियर है। ओके। क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कैपलान, क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछ रहा है भाई बताओ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में कि इनमें से दो जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंस हैं। दो कैपिटल एक्सपेंस हैं, ढूंढो जरा ढूंढो। तो भाई ए देख, एंड बी। पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, ये तो हमें F3 FA2 में पढ़ाया गया है कि प्लांट जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंस्टॉल्ड होता है या उसकी टेस्टिंग होती है वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। तो ए और बी तो सीधे सीधे आंसर बन गए। सी क्यों नहीं है? ये अजीब सी कोई बात है। डिडक्शन टू रिफ्लेक्ट द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ऐसा तो कुछ हमने IAS 16 में किया भी नहीं है। 3 साल का मेंटेनेंस है यानी हर 3-3 साल पे होगा, इसलिए रिअकरिंग एक्सपेंस है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। और ट्रेनिंग, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर है तब लेबर या मटेरियल कैपिटल हो सकता है। इसके अलावा लेबर से रिलेटेड जितना भी कॉस्ट होता है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, वो कभी भी कैपिटल नहीं होता। लेबर सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाली लेबर जो है, और वो भी उस वक्त जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तब ही वो जो है वो कैपिटल हो सकती है, वरना लेबर हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस होती है। कहानी खलास। इसके बाद हमारे ठीक पास है। एक और क्वेश्चन आता है अगेन फ्रॉम कैपलान। हमें ये पता है कि IAS 16 पेपर में या तो MCQs में होगा या फाइनल अकाउंट में होगा या कैश फ्लो में होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पेपर में होगा जरूर। तो इस IAS को अच्छी तरह से हमें तैयार रखना चाहिए। एक अदद क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या पूछा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा? SFP में बिल्डिंग के अमाउंट। रिलेटेड क्या आ जाएगा? इससे एक इस जैसा ही क्वेश्चन हमारे हैंडआउट में था जिसमें हमने मटेरियल और लेबर कब जाएंगे और कब नहीं सीखा था। ठीक है, आइए हम सीखते हैं इसको भी। सबसे पहले भाई 6 महीने का सेटिंग है। ये मैंने कैसे बोल दिया 6 महीने की सेटिंग है? ये देखो, अक्टूबर में खरीदी है, यहाँ बन रहा है, और डेप्रिसिएशन कितना है? अपोर्शनमेंट होनी है। हमें पता है SFP में कैरिंग अमाउंट होती है, क्या जाती है? कैरिंग अमाउंट, यानी 6 कैरिंग अमाउंट। का डेप्रिसिएशन होने के बाद। एम आई राइट? जी ऐसा ही है। सबसे पहले लेते हैं जमीन शरीफ, लैंड। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, अच्छे बच्चों की तरह 2000 पूरी पूरी ले ली। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, इसको देखना पड़ेगा। AC भी एक नॉन करंट एसेट है, डेप्रिशिएट होता है, इसको भी देखना पड़ेगा।
और एसएफपी में नॉन करंट एसेट आ जाएगा। करेक्ट। द एस्टिमेटेड जी बिल्डिंग इज 25 साल एंड एसी की लाइफ है 10 साल। AC is due to replacement. It is estimated that the old system will be dismantled and sold for 5 लाख। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्डिंग की बात करूंगा। बिल्डिंग है 10,000 की। अब ईयर एंड है तो हमें डेप्रिसिएशन तो माइनस करना होता है ना। जी डेप्रिसिएशन के लिए इसकी लाइफ कितनी गिवन थी 25 और हमें ये बताया है टाइम पोर्शन पे डेप्रिसिएशन करो तो 6 महीने गुजरे थे। करेक्ट और रॉन्ग। जी तो 6 महीने 200 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया कॉस्ट में से तो कितनी कैरिंग अमाउंट बच गई। ठीक है। अब हम आते हैं एसी के ऊपर। एसी की वर्किंग अलग कर देते हैं। एसी है कितने का 4,000। 4 मिलियन के डेप्रिसिएशन है। 4,000 अब डेप्रिसिएशन लगाना है कितने पे लगाएंगे वही स्क्रैप वैल्यू उसकी दी हुई है पहले माइनस। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। बेहतरीन सर। स्क्रैप माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 10 साल की लाइफ कर देंगे और टाइम अपोर्शन है तो 6/12 कर देंगे। 3,500 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6/2। आंसर क्या आएगा सर। 175 तो एसिड बचेगा 3825 आई गेस। चेक कर लीजिएगा। और एसएफपी में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 15,625। 30 हमने हाइड किए हुए हैं तो इट मींस कि हमारा आंसर ए फॉर एप्पल होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग। सही है। इसमें कोई चीज सर के ऊपर से अगर चली गई है तो प्लीज पूछिएगा। नहीं नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तशरीफ ला रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 11 शरीफ अगेन फ्रॉम कैप्लान। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये। डेप्रिसिएशन चार्ज आपसे पूछा है दिसंबर में। रिवैल्यूएशन है डेप्रिसिएशन पूछा है। रिवैल्यूएशन हो रही है अक्टूबर में। अल्लाह अकबर। मतलब हमारा जो ईयर एंड है वो अक्टूबर नहीं है वो है मार्च। शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2004। रिवैल्यूएशन हो रही है साल के दरमियान में। राइट और रॉन्ग। जी डालना है डेप्रिसिएशन मतलब बिफोर रिवैल्यूएशन निकालेंगे। आफ्टर रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन विद द न्यू फॉर्मूला भी निकालेंगे। आइए मेरे मुल्क के नौजवानों शुरू करते हैं। कहता है कि मेथड कौन सा नहीं बताया। मेथड पूछा हमने बेटा मेथड कौन सा नहीं बताया तो स्ट्रेट लाइन होता है। राइट और रॉन्ग। जी स्ट्रेट लाइन कॉस डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6/12। ये आ गया रिवैल्यूएशन से पहले के 6 महीने का डेप्रिसिएशन शरीफ। एम आई राइट। जी 300 फिर रिवैल्यूएशन हो गई कितने का हो गया है 10,800 का हो गया है। रिमेनिंग लाइफ कैसे देखोगे बेटा। ये एक्यूमुलेट डिप्रेशन दी हुई है तो माइनस कर लेंगे। अब रिमेनिंग लाइफ देखनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे रिमेनिंग लाइफ जरा सोचिएगा प्लीज। कि 19.5 में लेंगे क्या लेंगे। यही तो सोचना है। 19 क्यों ले। हाफ ईयर चला गया नो।
ये थोड़ा सा ट्रिकी यार, एफआर का लेवल है, इतना आसान नहीं होगा ना। ये इतना डेप्रिसिएशन इस डेट तक लग चुका है, तो कितने साल गुजार चुके हैं? पूरे 12 मंथ। देखो जरा, अगर मैं यूं करता हूं कि ये इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है, 600 आता है ना। जी हाँ ठीक है, समझ गई। तो 3600 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक साल का डेप्रिसिएशन जो है वो 600 है। तो कितने साल गुजार चुके हैं आप? 6 ईयर। 6 साल ऑलरेडी पास्ड। ऑलरेडी पास्ड। एम आई राइट और रॉन्ग माय फ्रेंड? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 20 साल इसकी हयात थी। 6 साल आप गुजार चुके हैं, कब तलक? 1 अप्रैल 2004 तलक। और मजीद बेटा, ये जो 6 महीने गुजरे ये किस खाते में? ये भी तो गुजरे हैं ना। आधा साल ये ला गुजारा है ना ये आधा साल यहाँ पे जी गुजारा है कि नहीं गुजारा है? बिल्कुल गुजारा है। 2005 के ईयर एंड में रीवैल्यूएशन होने से पहले ये आधा साल भी तो गुजरा है। तो 20 में से 6.5 साल गुजर चुके हैं। तो कितने साल बाकी? 13.5। तो डेप्रिसिएशन फॉर द रिमेनिंग आफ्टर स्टेप रिवैल्यूएशन फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ्स कितना तशरीफ लाएगा? नहीं, जब 13.5 लिख रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12 क्यों करेंगे? तो हमें तो डेप्रिसिएशन निकालना ही 6 महीने का है ना, और उसकी रिमेनिंग लाइफ है। वो उसको 0.5 से डिवाइड करने से ये थोड़ी मतलब है कि हमारे पास आधे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। फार्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा पर एनम डेप्रिसिएशन देता है। सही है, ठीक है। कितना तशरीफ लाएगा? ये 400। शुरू के 6 महीने का डेप्रिसिएशन 300, आखिरी के 6 महीने का डेप्रिसिएशन 400। 6 महीने 6 महीने का गेम खत्म करो, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10 700। 3 जीरो यहाँ खुद ही उसने लिखे हैं, तो सिर्फ 700 टाइप करेंगे। और हमारे पास 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो कैसा घुमाया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कितने साल गुजर गए वो निकालना पड़ गया। तो इस तरह से भी होता है। कोई तकलीफ? नहीं, सही है। अब हमारे पास एक अदद एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी IS 16 है। एमसीक्यू है अबाना। मेरे पास जो कैपलाइन वाली किट है उसका ये क्वेश्चन नंबर 236 है। हो सकता है लेटेस्ट जो भी छप गया है उसमें इसका नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर होगा अबाना। एमसीक्यू है ये। आपसे पूछा है 236 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एसेट की जो कॉस्ट, एसेट की जो वैल्यू आएगी ईयर एंड पे 2005 पे, वो कितनी आएगी बताओ। तो क्वेश्चन को पहले हमें रीड करना पड़ेगा, राइट? जी पढ़िए। कहता है भाई कि ड्यूरिंग द ईयर एक कंपनी ने 5,50,000 रुपए किसी प्लांट पे खर्च किए, और ये कॉस्ट लगी है। आपने बताना है कि प्लांट से रिलेटेड, देखो ये क्वेश्चन जो है वो प्लांट से रिलेटेड है।
आगे जो है ना ये पिक्चर्स एंड फिटिंग का नोट है, इसके आगे ये रिसर्च की बात है। तो अगले 2 पैराग्राफ एमटीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। इसका 236 से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 236 ओनली फॉर प्लांट है, और प्लांट की कहानी यहाँ है। 550 में से कितना कैपिटलाइज करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। करेक्ट। जी सही है। ग्रीन से हाईलाइट करवा दे जाए। प्लांट की इटसेल्फ कॉस्ट जो है वो तो कैपिटल होगी, डिलीवरी कैपिटल होगी, बिल्डिंग अल्टरेशन यानी इंस्टॉलेशन वगैरह कैपिटल होगी, टेस्टिंग हमेशा कैपिटल ही होती है, ट्रेनिंग बार बार होने वाली चीज है, ट्रेनिंग कभी भी कैपिटल नहीं होती। जो कैपिटल ग्रीन हाईलाइटेड है इनका जरा टोटल कीजिए, शाबाश। 550 में 8 हटा दो 542। तो 4 कितना, 542 नहीं होगा? 542 हो जाएगा। यानी ऑप्शन है मेरे ख्याल में B4 अगेन बिल्ली। B4 बिल्ली ठीक। करेक्ट आंसर। एमटीक्यू शरीफ। इसका इसी एमटीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। 237 बहुत छोटा हो गया, अब सेट है। आई थिंक इट्स रीडेबल। ये 236 में कोई जी क्वेश्चन, सही है। नहीं उसमें नहीं है कुछ। 237 में हम पढ़ते हैं, कहता है क्या बात सही है रिमेनिंग लाइफ फिक्चर्स एंड फिटिंग के बारे में। तो पहले उसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। एबेना कंपनी फिक्चर्स एंड फिटिंग वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2002 एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। अब देखो, स्टेट लाइन में डेप्रिशिएट हो रहा था 8 साल के लिए, रेजिडुअल वैल्यू ये थी। 1 जुलाई को डायरेक्टर को लगा कि यूजफुल लाइफ जो है वो सिर्फ 5 साल है। देयर इज नो चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू। लाइफ का एस्टिमेट चेंज हो गया है। याद रखना, जब भी कोई एस्टिमेट चेंज होता है तो वो फ्यूचर से अप्लाई होता है। किससे अप्लाई होता है? फ्यूचर से अप्लाई होता है, पास्ट से अप्लाई नहीं होता। इंग्लिश के 2 वर्ड्स याद कर लो जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिवली और एक होता है प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पास्ट से एडजस्ट करना। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पास्ट से एडजस्ट करना, और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है फ्यूचर से एडजस्ट करना। याद रखना ये बात, जब भी लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू किसी एसिड की चेंज होगी, ये चेंज इन एस्टीमेट कहलाता है। और चेंज इन एस्टीमेट हमेशा प्रोस्पेक्टिवली यानी फ्यूचर से एडजस्ट होता है। जब हमने पढ़ाया था IS 16 तो ये क्वेश्चन जरूर मैंने करवाया था, जिसके अंदर लाइफ बदली थी। याद है, लास्ट क्लास में शायद हमने जी किया जी बिल्कुल। लाइफ बदली थी। तो मैंने पास्ट के जो 2 साल गुजर गए थे उसको नहीं छेड़ा था, मैंने फ्यूचर को छेड़ा था। और मैंने यही बोला था कि ऑटोमेटिकली ओवरऑल में ये एडजस्ट हो जाएगा। याद आ रहा है, आपने पूछा भी था। जी पास्ट को नहीं छेड़ते। लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए तो फ्यूचर को छेड़ते हैं, और फ्यूचर को छेड़ना IS की जबान में प्रोस्पेक्टिवली कहलाता है। IS 16 में ये बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बात मेनली IS 8 से लिंक करती है। IS 8 के ये वर्ड्स हैं प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हम तो 16 पढ़ रहे हैं तो 16 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब आंसर ढूंढेंगे।
थ्योरी है ना, तो थ्योरी में तो करना नहीं है, ढूंढना है। चलो मेरा बच्चा, ABCD कौन सा? डी। वाह माशाल्लाह, D. It is a change of estimate and is going to be applied prospectively, not retrospectively. कहानी खलास, आगे बढ़ेंगे। सही है। क्या? नंबर 238 अगेन इसी एमसीक्यू से है, और IS-16 के ऊपर हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछने वाला कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज बतलाओ पिक्चर्स एंड फिटिंग के ऊपर कितना होगा। तो हम कहेंगे ओके बताते हैं, क्या टेंशन है। तो देखो इस नोट को, पिक्चर्स एंड फिटिंग्स वाले को एक नजर सुकून से पढ़ो। पिक्चर्स एंड फिटिंग 1 जुलाई को खरीदा था, राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल ठीक है। जुलाई को खरीदा, कितने का खरीदा था? 50,000। 1 जुलाई 2002 को 50,000 का लिया। डायरेक्टर्स स्टेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर रहे थे, 5,000 रेजिडुअल वैल्यू थी। 1 जुलाई 2004, कितने साल बाद गड़बड़ हुई है? ये 2 साल बाद। तो मुझे कैरिंग अमाउंट कब की चाहिए? 1 जुलाई 2004, 2004। करेक्ट। अब हम करते हैं इसको, जी। पहले तो डेप्रिसिएशन निकालना होगा। कैसे निकाल? सिंपल। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, चलिए शाबाश। 50,000 डिवाइडेड बाई कितनी लाइफ थी पहले, 8 ईयर। और रेजिडुअल वैल्यू थी 5,000 डिवाइड बाय 8, और कितने साल? 2 साल। कितना आएगा ये? 11250। कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 38,750। अब क्या है? ईयर एंड का डेप्रिसिएशन। चेंज हुई। अब कैरिंग जी। अमाउंट नहीं चाहिए हमें, हमें तो डेप्रिसिएशन निकालना है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट भी पूछ ले तो वो भी हम सीख लेते हैं इसी सवाल में, कि वो भी कैसे आएगी, डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगी, सिंपल इज दैट। मसला ये है कि एस्टिमेट चेंज हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज आफ्टर चेंज इन एस्टिमेट कैसे निकलता है, ये हमने इस क्वेश्चन से सीखना है। कि अगर एस्टिमेट बदल जाए तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, इसका फार्मूला। जिस तरह रिवैल्यूएशन हो जाए तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला टोटली बदल जाता है, तो इसी तरह डेप्रिसिएशन आफ्टर चेंज इन एस्टिमेट का फार्मूला भी टोटली डिफरेंट है। वो फार्मूला है कैरिंग अमाउंट माइनस revised scrap value divided by revised life। अगर एस्टिमेट कभी भी चेंज होगा सर
तो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस का फार्मूला खल्ली वल्ली हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। कौन से फार्मूले पे काम होगा सर? ये फार्मूला तशरीफ लाएगा जो कहेगा कि कैरिंग अमाउंट को पकड़ो, हम पकड़ लेंगे, और रिवाइज स्क्रैप वैल्यू, कह रहा है सवाल चिल्ला चिल्ला के कि स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, डिवाइडेड बाय रिवाइज यानी नई लाइफ। सवाल कहता है कि नई लाइफ 5 साल है, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन आफ्टर चेंज? हमने ऐसा ही एक 6753। में किया था, और उसमें हमने आपसे कैरिंग अमाउंट पूछी थी जो कि ये थी, लेकिन किट वाले सवाल ने आपसे कैरिंग अमाउंट नहीं पूछी है, डेप्रिसिएशन पूछा है। 6750 इज द डेप्रिसिएशन। ऑप्शन डी आई गेस इज द फाइनल आंसर। ओके। इसमें कोई तकलीफ है तो प्लीज बताइएगा। ये एक अदद एमटीक्यू था, बाकी इसके 2 सवाल सर कहाँ गए? ऐसा बच्चे कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बेटा वो जो 2 सवाल इसमें बाकी हैं वो आपके IAS 16 से रिलेट नहीं करते, वो IAS 38 से बिलोंग करते हैं, और इसलिए आप उनको अभी नहीं छेड़ सकते। ठीक है बेटा? सही है। तो ये हो गया हमारे पास, ये वाला भी IAS खत्म। अब इससे रिलेटेड आगे भी MTQs में 1-2 सवाल IAS 16 के हैं। फाइनल अकाउंट जब हम पहुंचेंगे तो हर फाइनल अकाउंट में IAS 16 है। अभी हमने IAS 16 इतना पढ़ लिया है कि हमारे कोर्स में जितना IAS 16 है वो सारा हमने कर लिया है। आगे इसके फर्दर क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट जब करूंगा उसके साथ भी आएगा, कैश फ्लो करूंगा उसके साथ भी आएगा। आगे जब मैं IAS 23 आपको पढ़ाने के बाद और IAS 40 पढ़ाने के बाद जब मैं MTQs की तरफ जाऊंगा तो उसमें भी IAS 16 के क्वेश्चंस आते रहेंगे, यानी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, 16 के क्वेश्चन मजीद आते चले जाएंगे। अभी हमने इसको पूरा खत्म कर दिया है, लेकिन अब आपका ये काम है कि आपने इसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये वो IAS है जिसके बगैर पेपर नहीं बनता, और जिस चीज का पता हो कि ये पेपर में लाजमी आएगी तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये आपको इसका खुद ही आइडिया है। ठीक है? तो इसके साथ हमारा ठीक। IAS 3 जो है रिवीजन किट के साथ जो है वो ऑफिशियली खत्म होता है। मैंने आपको BPP की रिवीजन किट भेजी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि BPP किट से आप इसकी फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज कल में ही निपटा दो, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है? ओके। तो हमारे इन वीडियोस को YouTube पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे थोड़ी हमें मोटिवेशन मिलती है, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका फौरन जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।